ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये आप पढ़े थे कक्षा 11वीं में पढ़े थे ना, ठीक है। किसी भी वस्तु की उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि द एनर्जी कंटेन्ड इन एन बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजिशन, यानी कि किसी बॉडी की स्पेसिफिक पोजिशन के कारण उसमें जो एनर्जी कंटेंट होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम अ, अ, एक सरल सा एग्जांपल लें, जैसे आप गुलेल देखिए, गुलेल ऐसे चलाते हैं पत्थर बांध करके, देखियो। तो जब आप उसमें पत्थर ऐसे बांधते हो ना और बिना ताने छोड़ दोगे तो क्या होगा, वहीं गिर जाएगा, है ना। और अगर आप उसको तानोगे तो देखो उसकी सामान्य पोजीशन से आपने जब उसको तनी हुई पोजीशन पे लाया, मतलब उसको एक विशेष अवस्था प्रदान की, अब उसमें भयंकर एनर्जी आ गई है। अब उसमें जो एनर्जी आ गई है, जो एनर्जी उसमें स्टोर हो गई है, वही है पोटेंशियल एनर्जी, वही है स्थितिज ऊर्जा। और जब उसको इसे छोड़ दोगे तो वही एनर्जी खर्च होने लगता है और वो दूर जाने लगता है, समझे। वही पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के रूप में बदलने लगता है। तो वैसे ही ना, वैसे ही आप ना किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हो, यानी किसी भी वैद्युत विद्रोह की स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो मैं वैसे ही डेफिनेशन यहाँ पे बोल देता हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की एक स्पेसिफिक पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी कंटेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में अगर बोले तो ये बोलेंगे किसी भी वैद्युत विद्रोह की एक विशेष स्थिति के कारण, कौन सी स्थिति के कारण, विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसी को बोलते हैं वैद्युत विद्युत की स्थितिज ऊर्जा। और इसको अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बोलोगे सर ये तो आपने डेफिनेशन बताया, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिकल काम करने के लिए हमको एक आंकड़ा लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए उसको धीरे धीरे समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसमें वैसे तो डायग्राम, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए देख सकते हैं। ये मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल चीज़ है। फोटो सेम बनेगा जो हमने वर्क डन के लिए बनाया था। और इसमें ये क्या रखा हुआ है बेटा, डाइपोल रखा हुआ है ना। ए बी डाइपोल है जो कि दो चार्जेस से मिलकर बना है, प्लस क्यू माइनस क्यू। दोनों के बीच की दूरी है 2a, समझ में आ रहा है। इस पर जो बल, विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, तो इस पर जो बल लगेगा वो उस दिशा में लगेगा। इस पर जो बल लगेगा, कितना लगता है बल, क्यू ई लगता है, क्यू ई। और उधर क्या लगेगा, माइनस क्यू इधर लगेगा। और ये कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। जा रहे हो। बाकी एग्जाम्पल पूरा होमवर्क है आप लोग का, ठीक है, बना बनाया है, ठीक है। चाहे तो ना एक काम करना, उससे बुक वो आर डी शर्मा की बुक ले जाए, उससे अभी काम नहीं आएगी, बोल ले जा ले उससे, बोल दीजिए हर्षित दे दे इसको बुक। हाँ ठीक है, हाँ ओके। सुनो, तो समझ में आए। अब आ, ये जो दोनों जो फोर्स हैं वो मिल करके एक कपल का निर्माण कर रहे हैं। और ये कपल इसको रोटेट करके किधर घुमाने की कोशिश करेगा, फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेगा, यानी कि फील्ड के समांतर लाने की कोशिश करेगा। फील्ड की जो डायरेक्शन है उसकी दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा। ये ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था नदी और नाव वाला, आपको एग्जांपल दिया था, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक वैसे ही आपको समझना है। लेकिन मतलब कि इस पे जो टॉर्क लग रहा है सर, इस पे जो बल युग्म का जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो उसको, ये जैसे ये है और ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है ना। और उस टाउ का फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा, क्लियर है। और वो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब तुम मान लो तुम इसके उल्टा करना चाह रहे हो, यानी इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो उसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो तो फील्ड पे जो फोर्स लग रहे हैं ना, इस पे टॉर्क, सॉरी, डायपोल पे जो ये दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, उन लोग खुद इसको घुमा करके इसके पैरेलल लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं और हम उसका उल्टा करना चाह रहे हैं, यानी कि
इस पे जो बल युग्म लग रहा है वो इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहे, लेकिन तुम मान लो तुम इसको उल्टा घुमाना चाह रहे हो, तो अब क्या करना पड़ेगा? उल्टा घुमाने के लिए तुमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस टॉर्क के अपोजिट घुमा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो तुमको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए डी थीटा एंगल से अपन घुमा रहे हैं, कितने एंगल से घुमा रहे हैं? ठीक है, मान लो द्विध्रुव को डी थीटा एंगल से घुमा रहे हैं और इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? घुमाने में किया गया कार्य, थोड़ा सा एंगल से घुमा रहे हैं तो थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू मान लो, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। कल एच वाला फॉर्मूला लगा है, पूरा सेम सेम बन रहा है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको किधर घुमा रहे हो? पता है किधर घुमा रहे हो? विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में घुमाओगे तब ना आपको काम करना पड़ेगा। सीधा तो वो खुद घुमाना चाहता है, ऐसे तो वो खुद घुमा के कोशिश करना चाहता है पैरेलल लाने की, तुमको काम करना पड़ेगा तो उल्टा घुमाने के लिए करना पड़ेगा। मान लीजिए फिलहाल तुमने कितना एंगल से घुमाया? तो छोटा सा एंगल से घुमा रहे हो ना, इसलिए छोटा सा काम करना पड़ेगा। टाउ की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो कितनी मिलेगी? डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी? अब पी ई साइन थीटा डी थीटा। डाउट है क्या बेटा? आगे बढ़े। अब तुमको ओवरऑल वर्क डन निकालना है, जहां एंगल की लिमिट हम लोग क्या लिए थे? थीटा 1 से लिए थे, कहां तक? आज भी वही काम करते हैं अपन। तो अब मैं लिखता हूं, अब द्विध्रुव को, ठीक है, एंगल थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? ये आपको मिलेगा W इक्वल डी डब्ल्यू, यानी छोटे से वर्क को अपन जब इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2। सेम काम चल रहा है, कुछ फर्क नहीं है, सेम चल रहा है नहीं। वो फर्क लास्ट में आएगा थोड़ा सा बस, पोटेंशियल एनर्जी जब हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, तब मैं थोड़ा सा वहाँ पे क्या चेंजेस आएगा कल और आज में आपको अभी पता चल जाएगा। ये थीटा 1 थीटा 2, डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बबलू? पी ई साइन थीटा और डी थीटा। पी बाहर निकल जाएगा बेटा, अंदर क्या बचेगा बेटा? साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो गई थीटा 1 से थीटा 2। ये माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ पहले से ही, और कॉस थीटा 1 मतलब थीटा 1 थीटा 2। समझ में आया कि नहीं है? ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1। और मैं एक बात बताऊँ बढ़िया वाली, ये माइनस से हटने के लिए ना क्या करना चाहिए पता है? इसको पलट देना चाहिए, सस्ता पड़ता है, पलट दो। पी ई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। कहीं डाउट है तो पूछ लो, देख लो, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। है डाउट? ये आपने क्या किया सर? वर्क डन किया है। वर्क डन के लिए फॉर्मूला अभी तक आपने निकाला है। किसके लिए निकाला फॉर्मूला? वर्क डन के लिए। अब सुनिए, अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना होगा सर? तो ध्यान दीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो डायपोल है सर, जो डायपोल रखा हुआ है, उसको हमको जब वो परपेंडिकुलर रहे, यानी जब वो लंबवत रहे, लंबवत रहेगा तो किससे मतलब एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, या उसको हम π/2 लिखेंगे। ठीक है, रेडियन में π/2 लिखते हैं। तो सुनो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए डायपोल को परपेंडिकुलर कंडीशन से, इसको अपन बोलते हैं मानक अवस्था, स्टैंडर्ड पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? स्टैंडर्ड। क्यों बोलते हैं अभी कुछ पलों में आपको पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना कि सर स्टैंडर्ड पोजीशन या फिर रेफरेंस पोजीशन, हिंदी में मानक अवस्था किसको बोलते हैं? इसको, यानी कि जब डायपोल 90 डिग्री पे फील्ड से 90 डिग्री बनाते रखा हो, उस समय की स्थिति को बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन या स्टैंडर्ड पोजीशन या मानक अवस्था। ठीक है, तो रेफरेंस पोजीशन में जब रखा हो और उस पोजीशन से फिर तुमको अगर किसी एंगल पे घुमाना है तो इजी पड़ेगा, और उसी मतलब क्या बोलते हैं, उसी में जो वर्क डन जो लगता है हमको, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? तो अब मैं आपको, अब तुम लोग बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी को एक बार और डिफाइन करके बताओ, तो मैं दोबारा डेफिनेशन बता रहा हूँ। अब मैं तुम लोग को वो डेफिनेशन बता रहा हूँ जिसमें हम लोग आगे काम करने वाले हैं। सुनो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहा हूँ
किसी भी डायपोल को जब वो विद्युत क्षेत्र में रखा हो, कौन से विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो रखा हो, तब उसकी मानक अवस्था से, कौन सी अवस्था से, मानक अवस्था मतलब समझ गए कौन सी अवस्था, मतलब 90 डिग्री वाली कंडीशन, ठीक है, उसकी मानक अवस्था से किसी दी गई अवस्था, दी गई अवस्था में मतलब तुम कोई भी डायरेक्शन में घुमाओ, कितना भी एंगल घुमाओ, कितना भी एंगल में घुमाओ, बट घुमाना कहाँ से चालू करना है, घुमाना चालू 90 डिग्री की कंडीशन से घुमाना चालू करना है ना, रेफरेंस पोजीशन बोलते हैं। और उसको किसी अन्य अवस्था तक आप जब घुमा दोगे तो उसमें जो आपको कार्य करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आप समझ में आए, तो मेन पोटेंशियल एनर्जी में किसका हाथ है, मेन जो है रेफरेंस पोजीशन का हाथ है, और वो उसको कौन सी स्थिति ले आता है, 90 डिग्री यानी π/2, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए आप सब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कि इस फॉर्मूले में मुझे मानक अवस्था कितनी लेनी पड़ेगी, अतः द्विध्रुव को मानक अवस्था, कौन सी अवस्था, मानक अवस्था यानी स्टैंडर्ड पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री, क्या बोलेंगे 90 डिग्री π/2, इसलिए θ1 को मैं π/2 लिया। मतलब तुमको घुमाना कब से चालू करना है, जब वो परपेंडिकुलर रखा हो, अब उसको घुमाना चालू करो, शुरुआत वहीं से करनी है। इसलिए पहला वाला एंगल मैंने 90 ले लिया, दूसरा एंगल कितना लोगे सर, कुछ भी ले लो, जितना एंगल से तुम घुमाना चाहो, ऐसे दूसरे एंगल को मैं थीटा ले लूंगा, से θ2 जो है उसको मैं थीटा ले लूंगा। तक घुमाने में किया गया कार्य, तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा बताओ, W = PE cos θ1, θ1 की जगह क्या रखना है, π/2 माइनस cos थीटा, क्या लिखे, θ2 = थीटा है ना। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 नहीं होती है, 0 होती है। अब मैं ऐसे कर दूंगा तो तुम लोग 1 बोल दोगे, 0 होती है, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0 और ये cos थीटा, तो कुल मिला मिलेगा माइनस, माइनस सामने आ जाएगा, माइनस PE cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इसको ध्यान रखियो, ध्यान रखना हमेशा। और P cos थीटा को हम लिख सकते हैं, P cos थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्योंकि आपको पता होगा कि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला होता है AB cos थीटा, क्या होता है, तो ये AB की जगह P दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो जब AB cos थीटा का मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर होता है, इसलिए P cos थीटा का मतलब होता है P वेक्टर डॉट E वेक्टर। क्लियर है, कोई डाउट है क्या, यही आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर दिया, कहीं डाउट है तो पूछ लो भैया। तो मैं तुम लोग बोलोगे सर पूरा तो कल जैसे ही है सर, फर्क किस बात का है, और फर्क चालू कहाँ से होता है, फर्क यहाँ से चालू होता है। हाँ कल याद है, कल अपन ने यहाँ पे इसको अपन 0 रखे थे और इसको थीटा रखे थे, आज इस 0 की जगह ये π/2 है। कल हम जो वर्क डन की गणना कर रहे थे उसमें हम डायपोल को यहाँ से घुमाना चालू किए थे लास्ट वाले में, तभी तो θ1 की जगह क्या रखे थे, 0। तो लास्ट वाला जो कैलकुलेशन था ना वो इसी बात पे बेस्ड था कि θ1 = 0 से घुमा रहे हैं, मतलब जब वो फील्ड के पैरेलल था तब से घुमाना चालू कर रहे हैं, है ना। तो वो वाला वर्क डन कैलकुलेट हुआ था। आज जो हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम θ 0 से नहीं घुमा रहे हैं, बल्कि कहाँ से घुमाना चालू किए, बस इसी बात का फर्क है। और 90 डिग्री से घुमाना चालू किए हैं, इसीलिए जो वर्क डन कैलकुलेट हुआ है उसी को क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। अब प्रश्न आता है सर आपने सब समझा दिया, समझ में आ गया, मजा आ गया, लेकिन ये 90 डिग्री में ऐसी क्या खास बात है, और इसको आपने मानक अवस्था कहा है तो क्यों कहा है, स्टैंडर्ड पोजीशन क्यों कहा है, आइए अब उसकी बात करते हैं। फिलहाल तो हम देखते हैं कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, और अब हम कुछ केसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केसेस की बात करते हैं। चलिए, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, कोई डाउट है क्या, कुछ भी डाउट नहीं है, पूरा सब सेम जैसे पूरा कल ही है सर, कल जैसा ही है। चलो अब सुनो केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट जो है वो ये है कि यदि थीटा जो है 0 हो, कितना हो, चलिए 0 रखिए वहां पे। इसी W को ना, इसी W को आप आगे चल करके यानी नीचे लाइन में जब आप लिख चुके होंगे कि यही विद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो है के लिए अभिष्ट सूत्र है एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो ये जो वर्क डन है ना उसी को आगे अगला नाम तुम लोग U दे देना। क्या नाम दे देना, क्योंकि तुम जो वर्क डन है उसी को क्या बोल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो, इसलिए W को ही क्या नाम देना, U। हम आएगा PE cos थीटा। ओके, अब सुनो,
तो अब केस फर्स्ट क्या कहता है, थीटा इक्वल जीरो, चलो जीरो रखते हैं वहां पे। तो u इक्वल माइनस पी ई कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी थी 1, तो माइनस पी और इंटू 1 मतलब 1 मतलब इतना ही रहेगा, माइनस पी एच रहेगा। सो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे माइनस में अभी देखना और इससे बड़ी बड़ी वैल्यू भी आएंगी। ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, मतलब इस स्थिति में जो u है, u कौन है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, उसकी वैल्यू सबसे कम आई है, इसका मतलब ये सबसे स्टेबल पोजीशन है। याद रखना, जब एनर्जी बहुत कम, एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, तभी ऊर्जा सबसे कम मिली है, इसका मतलब ये वैद्युत विध्रुव की सबसे अधिक स्थायी अवस्था को व्यक्त करता है। यानी वैद्युत विध्रुव इस स्थिति में स्थायी संतुलन में रहता है। कौन से संतुलन में? ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, उसके नीचे आपको लिखना, आप लिखे नहीं हो आप लिखिए, ये नहीं लिखिए। जो केस बन रहा है, जो उसका रिजल्ट प्राप्त होता है ना, वो रिजल्ट कहना क्या चाह रहा है उसको आपको शब्दों में बयां करना है वहां पे, ठीक है। दूसरा केस, यदि थीटा 90 ले लिए, कितना ले लें, 90 डिग्री, 90 डिग्री या π/2 रेडियन ले लें। अब बताओ मुझे कितना होगा, u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है सर माइनस पी गुणित जीरो करोगे सर, हाँ, यानी कि जब थीटा का मान 90 होता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, यानी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स, यानी उस डायपोल में अब कोई पोटेंशियल एनर्जी, इसी कारण उसको रेफरेंस पोजीशन दिया गया है। तो अब कोई पूछेगा ना आपको कि सर 90 डिग्री वाली वैल्यू को हम रेफरेंस पोजीशन या स्टैंडर्ड पोजीशन या मानक अवस्था क्यों चुनते हैं, क्यों लेते हैं, तो आप उसका कारण बताना। क्योंकि इस अवस्था में उस वैद्युत विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है, इसी कारण इसको मानक अवस्था है। कोई भी चीज नापनी हम कहाँ चालू करते हैं, जीरो से करते हैं, तो जीरो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा वो कौन सी कंडीशन पे हो रही है, 90 पे हो रही है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड पोजीशन बोला गया। यहीं से नाप जो चालू होगी ऐसा करके, इसलिए हमने जो वर्क डन कैलकुलेट किया है वो 90 से कहानी अपनी चालू करी है, 90 से चालू करो, फिर जहां तक ले जाना ले जाओ। क्लियर है? तीसरा केस, केस नंबर तीसरा, और वो है जब थीटा इक्वल 180, जब थीटा इक्वल 180 डिग्री, तब यू का मान कितना आएगा, तब माइनस पी ई कॉस 180। समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180? करेक्ट, सही बोले, -1 कितनी होती है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा, u इज इक्वल्स टू पी ई, और ये है मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मिनिमम कितनी थी, -p, मैक्सिमम कितनी है, इसमें था वो स्थायी संतुलन की अवस्था में, इसमें रहेगा वो अस्थायी संतुलन की अवस्था में, यानी कि अनस्टेबिलिटी की जो पराकाष्ठा है वो ये है, मतलब अनस्टेबल रहेगा एकदम। क्लियर है? डाउट है क्या? तो उसमें आप सब लिखेंगे, जब केस से लिखेंगे तो उनके नीचे थ्योरीज भी लिखनी है। ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, पक्का? कहीं पे भी समझ में आ गया हो तो बता दो, मतलब कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आया हो तो बता दो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। क्या हो गया, तुम बना देना। हाँ, अरे डायग्राम इतना इजी है।